कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉरिस नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ही शातिर चोर था। वो बड़े बड़े जेलों से भी भाग चुका था, इसलिए उसे इस बार दुनिया की सबसे खतरनाक और सुरक्षित जेल एल्काट्राज में ले जाया गया था। यहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था, क्योंकि ये समुद्र के बीच एक टापू में था जिसके आसपास कई मील तक बस पानी ही था। अगर कोई व्यक्ति जेल की दीवारों को पार करके भागने में कामयाब भी हो जाता है तो वो इस ठंडे पानी से शायद ही बचकर बाहर निकल पाएगा। लेकिन बहुत जल्द ही इस जेल का ये रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि वहाँ मॉरिस आ चुका था। लेकिन इस बार वो भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। लेकिन उसे जिंदगी भर इस जेल में नहीं सड़ना था। मॉरिस वहाँ जाते ही जेल से भागने का सोच लेता है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मॉरिस के कपड़े उतारकर उसका फुल बॉडी चेकिंग किया गया। फिर उसे ले जाकर एक सेल में बंद कर दिया और फिर एक ऑफिसर ने उसे बोला, वेलकम टू एल्काट्राज। यहाँ से ही ये दिलचस्प और रोमांचक कहानी शुरू होती है। तभी एक घंटी बजती है और ऑफिसर्स सारे कैदियों के सेल को चेक करते हैं और फिर सभी सेल्स के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं और कैदी बाहर आते हैं। वो सभी लाइन से खाना लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन बहुत सख्त था। मॉरिस खाना लेकर एक टेबल पर बैठता है। उसके सामने एक कैदी लिटमस बैठा हुआ था। मॉरिस उससे कहता है, मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, मैं कैसे नूडल्स खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, जो मिला है उसे चुपचाप खा लो। तभी मॉरिस को एक वुल्फ नाम का खतरनाक कैदी परेशान करने लगता है। वुल्फ से सभी कैदी परेशान थे। वो सभी पर अपनी मनमानी करता था। ये पहली बार था, इसलिए मॉरिस उसे कुछ नहीं कहता। तभी लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है। मॉरिस उसे अपना खाना दे देता है। जब उसे शक होता है तो वो टेबल के नीचे झांक कर देखता है। लिटमस टेबल के नीचे एक छोटे चूहे को खाना खिला रहा होता है, जो उसका दोस्त होता है। फिर सब खाना खाकर अपने सेल में चले जाते हैं। तभी मॉरिस को वार्डन का बुलावा आता है। जब वो वार्डन के पास पहुंचता है तो वार्डन उसे बोलता है, तुम भले ही बड़े बड़े जेलों से भाग चुके हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जेल है। यहाँ से भागना नामुमकिन है। यहाँ डिसिप्लिन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। यहाँ सभी कैदी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार तुमसे कोई मिल सकता है और हफ्ते में 2 बार ही तुम नहा सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक भी नियम तोड़ा तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर इसके बावजूद तुमने यहाँ से भागने का सोचा भी तो सोचने लायक नहीं बचोगे। इस पर मॉरिस कहता है, नहीं सर, आपके रहते हुए यहाँ से कौन भाग सकता है। लेकिन मौका देखते ही वो वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, क्योंकि उसने यहाँ आते ही यहाँ से भागने का सोच लिया था और उसे पता था कि इतनी बड़ी जेल में एक नेल कटर भी बहुत काम का हो सकता है। वापस सेल में जाते ही वो नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। फिर अगले दिन जब सब नहा रहे होते हैं तब वुल्फ फिर से मॉरिस को परेशान करने लगता है। लेकिन इस बार मॉरिस उसे नहीं छोड़ता और उसकी खूब पिटाई करता है। और अब मॉरिस का जेल में अलग ही दबदबा बन गया था। सभी कैदी उससे डरने लगे थे। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है, जहां वो एक इंग्लिश नाम के बंदे से मिलता है, जिसके ऊपर 2 कत्ल के इल्जाम थे, जिस वजह से उसे उम्र भर की कैद के लिए यहाँ लाया गया है। इंग्लिश बहुत पुराना कैदी था, जो अपनी आधी उम्र यहाँ बिता चुका था। वो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इंग्लिश को यहाँ की हर बात की खबर रहती है। उसे ये भी पता था कि आज वुल्फ और मॉरिस का झगड़ा हुआ है। इंग्लिश उसे कुछ किताबें देता है, जिसे मॉरिस को सभी कैदियों के सेल में पहुंचाना होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक प्लेग्राउंड में हैं, जहां सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे थे। वहीं पर मॉरिस एक डॉक नाम के आर्टिस्ट से मिलता है, जो अपनी ही पेंटिंग बना रहा होता है। वो एक सीधा साधा बंदा होता है, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा था। वो पेंटिंग का बहुत शौकीन था। तभी मॉरिस उससे पूछता है कि तुमने पेंटिंग में फूल क्यों बनाया है, क्योंकि तुम्हारे शर्ट में तो कोई फूल नहीं है। तब डॉग कहता है, ये मेरी खुशी है जो मेरे पास नहीं है। और मॉरिस को कहता है, तुमने वुल्फ से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। वो कभी भी तुम पर हमला कर सकता है, इसलिए बचकर रहना। फिर मॉरिस सीधे इंग्लिश के पास चला जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या इस जेल से आज तक कोई बाहर निकल पाया है। तब इंग्लिश उसे बताता है कि आज तक यहाँ से कोई नहीं निकल पाया, क्योंकि अगर तुम अपने सेल से निकल भी जाते हो तो गार्ड्स तुम्हें पकड़ लेंगे, और अगर किसी तरह तुम गार्ड से भी बचकर निकल जाते हो तो आगे तुम्हें पानी रोक लेगा, और पानी मीलों तक फैला हुआ है, जिसे तुम तैर कर पार नहीं कर पाओगे और डूब कर ही मर जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि तुम यहीं रहो और सजा काटो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मॉरिस ने भी ठान लिया था कि वो इस जेल से भाग कर ही रहेगा, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी यहाँ नहीं सड़ना था। फिर रात को एक ऑफिसर मॉरिस के सेल में आता है और उसे बताता है कि कल से तुम्हें कारपेंटर का काम दिया जा रहा है, जिसके हर घंटे के तुम्हें 150 रुपए मिलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद मॉरिस हाँ कर देता है। अगले दिन वो चुपके से लिटमस से पूछता है कि क्या यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। तब लिटमस उसे बताता है कि हर सेल में एक एयर वेंट है, लेकिन वो बहुत छोटा है। अगर तुम्हें वहाँ से निकलना है तो तुम्हें उसे तोड़कर बड़ा करना होगा। तभी
तभी वुल्फ मॉरिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डॉक मॉरिस को बता देता है कि वुल्फ उसकी तरफ आ रहा है और उसके दाएं हाथ में एक चाकू है। तभी वुल्फ हमला कर देता है, लेकिन मॉरिस भी कोई छोटा मोटा कैदी नहीं था। वो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है और उसकी खूब पिटाई करता है, और जब ऑफिसर्स उन्हें छुड़ाने आते हैं तो वुल्फ उन्हें घायल कर देता है। तभी एक वॉच टावर पर खड़ा एक गार्ड गोली चलाता है, जिससे दोनों रुक जाते हैं। फिर ऑफिसर्स उन दोनों को पकड़कर डी ब्लॉक में डाल देते हैं, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, और वहां के कैदियों को हर रोज टॉर्चर भी किया जाता है। फिर रात में मॉरिस को भी बहुत टॉर्चर किया जाता है और उसको कई दिनों तक इसी प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसे उसके सेल में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार मॉरिस के बगल वाले सेल में एक नया कैदी आया था, जिसका नाम था चार्ली बर्ड्स। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन मॉरिस भी अपने सभी दोस्तों से चार्ली को मिलाता है। दूसरी तरफ वार्डन सभी सेल्स को चेक कर रहा होता है। तभी वो डॉग के सेल में जाता है, जहां उसे कई पेंटिंग्स मिलते हैं, जिसमें से एक उसकी भी थी। वो उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन अगले दिन अचानक उसने डॉग के सेल से सभी पेंटिंग्स को हटाने के लिए कह दिया। डॉग अब कभी भी पेंटिंग नहीं कर सकता था। ये देखकर डॉग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन डॉग कारपेंटर का काम शुरू करने से पहले एक फूल मॉरिस के कपड़े के जेब में डाल देता है और गार्ड से एक कुल्हाड़ी मांगता है। कुल्हाड़ी मिलते ही डॉग उसी समय अपनी 3 उंगलियां काट देता है, क्योंकि वो अपनी उंगलियों का सिर्फ पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करता था, और जब पेंटिंग ही नहीं रही तो वो अपने उंगलियों का क्या करेगा। ये देखते ही मॉरिस दौड़कर उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन गार्ड उसे वहीं रोक लेता है। फिर गार्ड डॉग को वहां से ले जाते हैं। तभी मॉरिस को डॉग का दिया हुआ फूल मिलता है। ये देखते ही मॉरिस समझ जाता है कि डॉग से उसकी खुशियां छीनने की वजह से उसने ये सब किया है। फिर मॉरिस गुस्से में डॉग की उंगलियां लकड़ी के बॉक्स में डालता है और उसे गार्ड को देते हुए कहता है, यही चाहता था ना वो। इसके बाद मॉरिस डॉग को याद करते हुए अपने सेल में लेटा हुआ था। तभी उसे एयर वेंट के पास एक कॉकरोच दिखता है, जो एयर वेंट के अंदर चला जाता है। ये देखते ही मॉरिस को यकीन हो जाता है कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। दूसरे दिन मॉरिस जब खाना खा रहा होता है, तब उसे 2 कैदी मिलते हैं, क्लैरेंस और जॉन, जिन्हें मॉरिस पहले से जानता था। इन दोनों भाइयों को भी 20 साल की सजा के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन वो दोनों भी 20 साल तक यहाँ सड़ना नहीं चाहते थे। रात में मॉरिस गार्ड के न होने का फायदा उठाकर एयर वेंट को अच्छे से चेक करता है। अगले दिन इंग्लिश से मिलने के लिए उसकी बेटी आई होती है, जो अब शादी करने वाली होती है, और दूसरी तरफ चार्ली से मिलने के लिए उसकी बीवी आई होती है, और वो उसे बताती है कि उसकी माँ के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ये सुनते ही चार्ली निराश हो जाता है और वो भी यहाँ से भागने की सोच लेता है। रात को चार्ली मॉरिस से कहता है, अगर तुम्हारा कभी भी भागने का प्लान बने तो मेरे लिए जरूर जगह खाली रखना। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि हमारे सेल्स की दीवारें समुद्र के खारे पानी के बीच बनने और पुराने होने के कारण कमजोर हो गए हैं, जिसे आसानी से खोदकर यहाँ से निकला जा सकता है। और उन्हें ये भी बताता है कि उसके पास एक नेल कटर भी है, जिससे दीवार खोदने में आसानी होगी। तभी जॉन उससे पूछता है कि हम एयर वेंट को छुपाएंगे कैसे। इस पर मॉरिस उसे जवाब देता है कि हम मैगजीन्स के पन्नों से एक नकली एयर वेंट बनाकर वहाँ चिपका देंगे, और हमें कुछ डमी सर भी चाहिए होंगे, जिसे हम रात में बिस्तर में रखकर यहाँ से भाग सके। इस पर जॉन कहता है कि मैं सैलून से कुछ बाल चुरा कर ला सकता हूँ, जिससे हमें सर बनाने में आसानी होगी। फिर मॉरिस क्लैरेंस से कहता है कि तुम छोटे छोटे रेनकोट कपड़े चुरा कर ले आना, जिससे हम लाइफ जैकेट बनाकर इस समुद्र को पार कर लेंगे। तब चार्ली कहता है, फिर मैं क्या करूँगा। तब मॉरिस उसे कहता है, जब मैं खुदाई करूँगा तब तुम ध्यान रखना कि कोई गार्ड ना आ जाए, और जब तुम खुदाई करोगे तो मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसी रात मॉरिस खुदाई चालू करता है और चार्ली गार्ड्स पर नजर रखता है। मॉरिस को खुदाई में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके पास एक छोटा नेल कटर ही था। फिर अगले दिन खाना खाते समय मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि उसे खुदाई में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नेल कटर बहुत ही छोटा है, जिससे खुदाई नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे उसे खोदने के लिए कुछ और चाहिए। तभी मॉरिस को एक आइडिया आता है। वो अपने चम्मच को अपने जूते में रगड़कर गंदा कर देता है, और फिर एक गार्ड को बुलाता है और उसे कहता है, मुझे एक नया चम्मच चाहिए, ये बहुत गंदा है। चार्ली भी कहता है, मुझे भी खाने के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। गार्ड उन दोनों को जाने के लिए कहता है। फिर चार्ली गार्ड को अपनी बातों में उलझा लेता है। इसका फायदा उठाते हुए मॉरिस एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है और एक चम्मच अपनी जेब में डाल लेता है। रात में इंग्लिश सबको मैगजीन्स बांट रहा होता है। मॉरिस उससे पूछता है कि क्या 2 मेटल को एक साथ जोड़ा जा सकता है। फिर इंग्लिश कहता है, हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बहुत सारी माचिस की तीलियां और सिक्के की मदद से उसे जोड़ सकते हो। अगले दिन मॉरिस लिटमस से कहता है, अगर तुम मुझे एक सिक्का लाकर दे दो और तुम्हारी सारी माचिस की तीलियां मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें रोज अपना थोड़ा खाना दे दिया करूंगा, जो तुम अपनी चूहे को खिला सकते हो। लिटमस ये सुनकर मान जाता है और उसे माचिस की तीलियां और सिक्का लाकर दे देता है। फिर रात में मॉरिस माचिस की तीलियों को जलाकर चम्मच और नेल कटर को जोड़कर एक धारदार हथियार बना लेता है। उसके बाद मॉरिस फिर से खुदाई चालू करता है और धीरे धीरे करके एयर वेंट को खोदकर बड़ा कर देता है।
अब इतनी जगह बन चुकी थी कि उससे आसानी से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। वहां पर जो जाली लगी थी वो स्क्रू से टाइट की गई थी, जिसे खोलने के लिए मॉरिस को स्क्रू ड्राइवर या फिर उसकी जैसी कुछ और चीज की जरूरत थी। अगले दिन मॉरिस को कारपेंटर का काम करते समय एक नुकीला सा मेटल का टुकड़ा मिलता है। मॉरिस को ख्याल आता है कि इससे जाली में लगी स्क्रू को खोला जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वो इसे लेकर जाएगा तो चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर में वो पकड़ा जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब वो मेटल को लेकर जाता है तो मेटल डिटेक्टर उसे पहचान लेता है। लेकिन मॉरिस बिना डरे कहता है, इसमें मैं अपने कपड़े लटकाऊंगा। लेकिन गार्ड उससे वो मेटल का टुकड़ा छीन लेता है। लेकिन मॉरिस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने एक के बजाय 2 मेटल के टुकड़े उठा लिए थे, जिसमें से एक गार्ड ने ले लिया था और दूसरा उसने अपने जूते में छुपा लिया था। फिर रात में मॉरिस उस मेटल के टुकड़े से जाली में लगी स्क्रू को खोलता है। लेकिन मॉरिस अगर अभी अंदर जाता तो गार्ड को शक हो जाता कि उसका सेल खाली है। इसलिए वो सबसे पहले मैगजीन्स के पन्नों को भिगोकर एक डमी सर बनाता है और ग्लू की मदद से बालों को उसमें चिपका देता है। फिर पेंटर से चुराए गए पेंट से उसे पेंट कर देता है और उसे अपने बिस्तर में रख देता है। फिर वो एयर वेंट के अंदर जाता है और कार्डबोर्ड से बनाए हुए नकली एयर वेंट को वहां पर लगा देता है, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पर खुदाई हुई है। मॉरिस जैसे ही एयर वेंट के अंदर जाता है, वहां पर उसे बहुत सारे पाइप्स दिखते हैं। मॉरिस उनके ऊपर चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन वहां छत में एक लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जहां तक मॉरिस पहुंच नहीं पा रहा था। तभी चार्ली को गार्ड के आने की आवाज आती है। वो जल्दी से मॉरिस को सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे पक्का पता नहीं चलता है कि उसका सिग्नल मॉरिस को मिला भी या नहीं। इसलिए चार्ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि अब पक्का उनका प्लान फेल होने वाला है। गार्ड वहां से जा ही रहा होता है कि उसे मॉरिस के बालों पर कुछ शक होता है। वो उसके बालों को टच करने ही वाला होता है। तभी मॉरिस कहता है, क्या हुआ सर, आपको मेरे बाल बहुत अच्छे लगे क्या? तब जाकर चार्ली के जान में जान आती है, क्योंकि सही समय पर मॉरिस अपनी जगह पर आकर लेट गया था। अगले दिन मॉरिस खाना खाते हुए अपने साथियों को बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन एक दिक्कत है, छत में एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है और मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक और साथी की जरूरत है। तब जॉन कहता है, मैंने भी अपना एयरवेंट खोद लिया है, तो आज रात मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। फिर रात में मॉरिस और जॉन एयरवेंट के रास्ते वहां पर पहुंच जाते हैं और मॉरिस जॉन के ऊपर चढ़कर ग्रिल तक पहुंच तो जाता है, लेकिन ग्रिल सिर्फ लगा ही नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से जाम किया गया था। इसलिए उसे बिना काटे या तोड़े वहां से निकला नहीं जा सकता था। इसलिए वो दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब सब म्यूजिक क्लास में बैठे हुए होते हैं, तभी मॉरिस को एक छोटा फैन दिखाई देता है। उसे देखकर मॉरिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और चार्ली को उस फैन की ओर इशारा करता है। फिर जाते वक्त वो दोनों उस फैन के पास जाते हैं और मॉरिस चुपके से फैन को अपने म्यूजिक बॉक्स में डाल देता है और वहां से जाने लगता है। तभी गार्ड उन्हें रोकता है, लेकिन मॉरिस पूरे कॉन्फिडेंस से वहां से निकल जाता है। लेकिन गार्ड चार्ली को रोक लेते हैं और उसकी म्यूजिक बॉक्स को चेक करते हैं, लेकिन उसमें गार्ड को कुछ नहीं मिलता। फिर रात में मॉरिस उस फैन को जोड़ तोड़कर उससे एक ड्रिल मशीन बना लेता है और जॉन के साथ फिर से एयर वेंट में जाता है और ड्रिल मशीन की मदद से ग्रिल काटने लगता है। लेकिन उसकी आवाज बहुत तेज थी, इसलिए गार्ड उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन इतने में मॉरिस ने एक रॉड काट दिया था, जिससे ड्रिल की आवाज बंद हो जाती है और गार्ड भी इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस चला जाता है। अब उन चारों ने भागने का रास्ता पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। अगले दिन थिएटर में फिर से चारों की मीटिंग होती है। मॉरिस जॉन और क्लेरेंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा एयर वेंट और मैंने तुमसे जो रेनकोट से लाइफ जैकेट बनाने के लिए कहा था वो तैयार है? वो जवाब देते हैं, सब कुछ रेडी है, बस यहाँ से निकलने की देर है। उसके बाद सभी मंगलवार की रात वहां से भागने का फैसला करते हैं। अगले दिन सब खाना खा रहे होते हैं। तब मॉरिस डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखता है, लेकिन वार्डन उसे देख लेता है और फूल को अपने हाथों से कुचलकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखते ही लिटमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि डॉग अब मर चुका था और वो उस पर चिल्लाने ही वाला होता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर मॉरिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रात में इंग्लिश सबको मैगजीन्स बांट रहा होता है। मॉरिस उससे पूछता है कि क्या आखिरी बार तुमसे हाथ मिला लेता हूँ? इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने भागने का पक्का प्लान बना लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जो मॉरिस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वार्डन उसके सेल में आ जाता है और गार्ड से उसके सेल की तलाशी लेने के लिए कहता है। मॉरिस बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका महीनों का प्लान 1 मिनट में चौपट हो जाए। गार्ड सेल के हर कोने को चेक करता है, लेकिन गार्ड को वहां कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब वो उस एयर वेंट को भी देखता है तो वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मॉरिस ने पहले ही कार्डबोर्ड से नकली एयर वेंट बनाकर वहां पर चिपका दिया था। क्योंकि मॉरिस ने ऐसा प्लान बनाया था जिसे वार्डन का नाना भी नहीं फेल कर सकता था। उसके बाद वार्डन और गार्ड वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मॉरिस और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं तो वुल्फ फिर से उनके पास आ जाता है और उससे कहता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात है। मॉरिस अपने साथियों को कहता है, ये बेवकूफ सच कह रहा है, आज सच में हमारी आखिरी रात है, क्योंकि वो आज ही दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने वाले थे। चारों देर रात ग्रिल के पास मिलने का फैसला करते हैं। रात होती है और सभी अपने अपने बिस्तर में डमी सर रखकर एयर वेंट के रास्ते ग्रिल तक पहुंच जाते हैं।
लेकिन चार्ली नहीं जाता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है। वो सभी चार्ली का बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। इसलिए वो तीनों ही ग्रिल से होते हुए छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर एक गार्ड था जो वॉच टावर में लगी सर्च लाइट को इधर उधर घुमा रहा था। उधर चार्ली भी बहुत सोचने के बाद भागने का मन बना लेता है और वो भी एयरवेंट के रास्ते ग्रिल के पास पहुंच जाता है। इधर वो तीनों चुपके से बचते बचाते जेल के आखिर में पहुंच जाते हैं और बारी बारी से वहां लगी जाली को पार करके समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपने अपने लाइफ जैकेट में मुंह से हवा भरने लगते हैं। दूसरी तरफ चार्ली ग्रिल तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्रिल उससे बहुत ऊपर था, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। और इधर ये तीनों जैसे तैसे करके अपना अपना लाइफ जैकेट खुलाकर समंदर में डुबकी लगा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चार्ली हार मानकर अपने सेल में वापस आ जाता है। उसने अपने डर की वजह से एल्काट्राज जैसे जेल से भागने का मौका गवा दिया। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अगर उसने जल्दी फैसला लिया होता तो आज वो उन तीनों के साथ जेल से भाग चुका होता। सुबह गार्ड सभी सेल्स को चेक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि चार्ली एक जगह पर परेशान खड़ा हुआ है। चार्ली मन ही मन खुद को कोस रहा होता है कि काश उसने थोड़ा जल्दी फैसला लिया होता तो आज वो भी बाहर की दुनिया में सांस ले रहा होता। गार्ड उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा दोस्त आज इतनी देर तक क्यों सोया हुआ है? गार्ड मॉरिस को आवाज लगाता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए गार्ड गुस्सा हो जाता है और सेल खोलकर अंदर चला जाता है। वो जैसे ही चादर हटाता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि वहां सिर्फ एक डमी सर रखा हुआ था। मॉरिस वहां से गायब था। वो तुरंत सीटी बजाकर सभी गार्ड्स को अलर्ट करता है। पूरे अल्काट्राज में तहलका मच जाता है। सभी गार्ड्स मॉरिस और उसके साथियों को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन मॉरिस और उसके साथियों ने कहीं नहीं मिलते। वार्डन को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत एक सर्च टीम तैयार करता है और उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन सर्च टीम को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और इधर बड़े ऑफिसर्स वार्डन से सवाल कर रहे थे कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जब वो भाग रहे थे तो तुम क्या उन्हें भागने में मदद कर रहे थे? वार्डन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वार्डन को वहां किनारे पर सिर्फ एक फूल मिलता है और वार्डन समझ जाता है कि वो तीनों भागने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने डॉग का बदला भी ले लिया है। अगर वो चाहे भी तो अब उन्हें नहीं पकड़ सकता। वार्डन अपनी इज्जत बचाने के लिए गार्ड से कहता है, रिपोर्ट में वही लिखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तीनों एल्काट्राज से निकल तो गए, लेकिन समुद्र में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए और डूब कर मर गए। लेकिन वार्डन मनी मन जानता था कि तीनों बहुत चालाक थे और वो बचकर भाग चुके हैं। इस घटना के 1 साल बाद एल्काट्राज को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि फिर से कब कौन यहाँ से भाग जाए। और यहीं पर ये रियल घटना पर आधारित मूवी का दी एंड हो जाता है।